यस सर। नमस्कार, मैं हूं संजीव चौहान और हमारे साथ हैं एनके सूद, एक्स रॉ ऑफिसर, दुनिया के कई देशों में रॉ के लिए प्रतिनिधित्व कर चुके। सूद साहब, आपका स्वागत है और एक बड़े ज्वलंत मुद्दे पे आज हमारी आपकी बातचीत होगी सर। बातचीत है कि आखिर जो कच्चा द्वीप है, ये मुद्दा अब इसी वक्त क्यों उछला, और जब भारत में लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, हिंदुस्तानी हुकूमत इलेक्शन कराने में उलझी हुई है, तब ये मुद्दा क्यों उछला श्रीलंका से संबंधित? देखिए, पीएम मोदी ने एक ट्वीट किया कच्चा थीवू आइलैंड के ऊपर, और ये तब किया जब वो कैंपेन कर रहे थे तमिलनाडु के अंदर। एक्चुअली तमिलनाडु पे हमारी गवर्नमेंट का, पीएम मोदी का ज्यादा जोर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इस तरीके से काम होते हैं जिससे देश को बहुत नुकसान होता है। और बीजेपी इस टाइम पे चाह रही है कि तमिलनाडु के अंदर एंट्री की जाए। यहाँ पे पहले डीएमके, अन्ना डीएमके और कांग्रेस ये रूल करती रही, और अब पीएम मोदी ने जो इस आइलैंड का, यानी कि कच्चा थीवू आइलैंड का इशू उठाया, वो इसलिए उठाया कि कांग्रेस और डीएमके को बैकफुट पे ला दिया जाए। ये कच्चा थीवू आइलैंड ये इंडिया के कंट्रोल में थी। उसके बाद 1974 में एक एग्रीमेंट साइन किया गया। इंदिरा गांधी इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी और डीएमके उस टाइम पे पावर में थी तमिलनाडु में, और ये आइलैंड श्रीलंका को दे दी गई। उससे हमें कुछ नुकसान भी हुआ, लेकिन उससे कुछ फायदे भी थी। क्या ये आइलैंड उसके क्या क्या आज गिफ्ट दी गई थी? एक्चुअली गिफ्ट नहीं दी गई थी, एग्रीमेंट साइन किया गया श्रीलंका के साथ। ये जो एग्रीमेंट है कच्चा थीवू आइलैंड, ये 1.6 किलोमीटर लंबी है और 300 मीटर चौड़ी है। देखा जाए तो उस टाइम पे जो आइलैंड्स होती थी उनका कोई खास यूज नहीं होता था। इवन जो हमारे पास अंडमान निकोबार आइलैंड थी, हम उसको यूज नहीं कर पा रहे थे, बल्कि हम इसको मानते थे लायबिलिटी। और उसी तरीके लक्षद्वीप का भी यही हाल था। और इंदिरा गांधी कोई काम बगैर सोचे करती नहीं। लेकिन पीएम मोदी ने जो इशू उठाया इस टाइम पे, डीएमके और कांग्रेस को बैकफुट पे, और उसमें बहुत सक्सेसफुल भी हो गए। ये जो एरिया है कच्चा थीवू आइलैंड का, ये पड़ता है जाफना और रामेश्वरम के बीच में। श्रीलंका से पड़ता है 10.5 माइल दूर और इंडिया से पड़ता है 12 मील। और जो फिशरमैन है रामेश्वरम के, वो बहुत नाराज है गवर्नमेंट से। वो चाह रहे थे कि ये जो इशू है जो पीएम मोदी ने अब उठाया, उनको 2014 में उठाना चाहिए था, और वो उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट ये इशू उठाएगी। लेकिन देखा जाए तो ये इशू कोई इशू नहीं। अब जब एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसके बाद से पिछले 20 साल में 6000 हमारे फिशरमैन, उनको श्रीलंका गवर्नमेंट ने अरेस्ट किया जब उनके स्पेशली फ्री इकोनॉमिक जोन के अंदर घुस गए। और 1175 हमारे जो बोट्स थी वो श्रीलंका ने कब्जे में कर ली। और हमें बार बार इस इशू के ऊपर कुछ ना कुछ श्रीलंका से बात करनी पड़ती है। लेकिन जो एग्रीमेंट साइन किया गया था 1974 में किया गया था, और उसके बाद एक और एग्रीमेंट साइन किया गया था मार्च 1976 के अंदर, इसी एग्रीमेंट के कनेक्शन के अंदर, जिसमें इंडिया की सॉवरेनिटी मानी थी श्रीलंका ने ओवर वागड़े बैंक, क्योंकि वागड़े बैंक के यहाँ पे रिच रिसोर्सेज हैं और ये लोकेटेड है साउथ ऑफ कन्याकुमारी। और ये रिच, यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं वो रिच हैं, और सबमरीन प्लाटू है यहाँ पे। और इसके बाद श्रीलंका की बोट्स वागड़े के अंदर आनी बंद हो गई। देखिए, इंदिरा गांधी के पास कुछ इशू भी थे। जब 1971 का वार हुआ था, तो उस टाइम पे अमेरिका इंडिया से बहुत नाराज था और वो चाहता था श्रीलंका के अंदर एंटर करना। तो मिसेस गांधी ने एक तो श्रीलंका को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिलाया कि हम तुम्हारे साथ हैं, और ताकि यूएस श्रीलंका के अंदर घुस ना सके। लेकिन बाद में भी श्रीलंका के अंदर यूएस ने घुसने की कोशिश की, और ट्रिंकोमाली के ऊपर एक बेस बनाना चाह रहा था, नेवल बेस, जिससे इंडिया की सिक्योरिटी इंपैक्ट हो सकती थी। और तब इंडिया ने एलटीटी खड़ी कर दी, वहां पे डिस्टर्बेंस शुरू कर दी, ताकि यूएस की वहां बेस न बन सके। और एक और इशू आता है कि श्रीलंका जब से इंडिपेंडेंट हुआ, वो हमेशा एक घबराहट में रहता था। उसको एक तो डर लगता था इंडिया से कि इंडिया उसके ऊपर कब्जा ना कर ले, जबकि इंडिया की ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। और पहले उसने सिक्योरिटी ले ली थी ब्रिटिश की, फिर वो सिक्योरिटी लेना चाह रहा था यूएस की। लेकिन बाद में आप देखिए, रिसेंट देखिए कि श्रीलंका
काफी हद तक टिल्ट हो गया था चाइना की तरफ, ताकि इंडिया को वहां काउंटर किया जा सके, और इसीलिए हमारे आज आपस में बीच में खींचातानी चलती रही। लेकिन अगर हम श्रीलंका की बात करें या मिसेस इंदिरा गांधी की बात करें, मिसेस इंदिरा गांधी ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे इंडिया की सिक्योरिटी के कंप्रोमाइज हो या इंडिया की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट पड़े, और वो हमेशा नेशनलिस्ट रही है। मैं इमरजेंसी की बात नहीं करता, किसी इशू की बात नहीं करता, वो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, क्योंकि ये जो इमरजेंसी लगी थी इंडिया के अंदर, वो हमारी अपोजिशन पार्टीज को यूएस के भड़काने में सारा काम किया गया था। देखिए इंदिरा गांधी ने क्या किया, इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, डिफीट कर दिया था पाकिस्तान को, बांग्लादेश क्रिएट किया। इंदिरा गांधी ने 1974 के अंदर सिक्किम को इंडिया से मर्ज कर दिया था, जब वहां पे यूएस ने घुसने की कोशिश की। और इसी तरीके से इंदिरा गांधी ने इंडिया की सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े काम किए। तो इंदिरा गांधी पे अगर कोई इल्जाम लगाता है इस टाइप का, तो मुझे नहीं लगता कि वो इल्जाम ठीक है। लेकिन इंदिरा गलतियां तो सभी उससे की जाती हैं, सभी गलतियां करते हैं, लेकिन इंदिरा गांधी ने मेरे हिसाब से कोई ऐसी गलती नहीं की जिससे देश की सिक्योरिटी को इम्पैक्ट करे। मतलब आप सर ये कहना चाहते हैं कि मिसेस गांधी ने 70s में जिस इशू को इस द्वीप के उठाया था, जिस पर बवाल मचा हुआ है, कुछ लोग चीख चिल्ला रहे हैं, श्रीलंका कोई कमेंट नहीं कर रहा है इस पे। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहना था वो कह दिया है। भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री या मौजूदा हुकूमत, इसने इस मुद्दे को आगे बढ़ाया है, तो इससे किसको नफा किसको नुकसान है सर, जो मिसेस गांधी ने कभी उठाया था? देखिए ऐसा है, पीएम मोदी का जो पर्पस है वो है टारगेट करना डीएमके और मिसेस और साथ में कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि आज देखिए क्या हाल है डीएमके का, यहाँ पे कभी हिंदुओं गाली दी जाती है, कभी यहाँ पे मंदिरों पे अटैक किए जाते हैं, और कभी यहाँ पे अननेसेसरली ऐसे इशू उठाए जाते हैं जो इशू नहीं है, जैसे नॉर्थ साउथ का इशू उठाना। और इस टाइम पे बीजेपी पूरी दम लगा रही है, पीएम मोदी पूरा दम लगा रहे हैं तमिलनाडु में घुसने का, ताकि इंडिया की इंटीग्रेशन या इंडिया का नॉर्थ साउथ का जो इशू उठाते हैं तमिलनाडु या बाकी साउथ के कुछ लोग, वो खत्म हो जाए। और पीएम मोदी को भी पता है कि ये एक टेम्परेरी इशू है, और ये जो इशू उठाया गया है पर्पस के लिए उठाया गया है, ताकि जो एंटी इंडिया फोर्सेस है उनको काउंटर किया जा सके। जबकि इंडिया दूसरी तरफ श्रीलंका से रिलेशंस को काफी इंप्रूव कर रहा है, और बहुत हद तक इंप्रूव भी कर लिया है। और श्रीलंका के अंदर वैसे भी चाइना घुस गया था, जिसको इंडिया निकालने में लगा हुआ है, और काफी हद तक निकाल भी दिया हमने उसको। और इंडिया आज अपने नेबर के साथ रिलेशन इंप्रूव कर चुका काफी हद तक, सिर्फ चाइना और पाकिस्तान को छोड़ करके। मालदीव के अंदर भी चाइना घुस गया था, लेकिन उसका भी इंडिया ने इंतजाम कर रखा है, और बहुत जल्दी मालदीव इंडिया के दोबारा कंट्रोल में आ जाएगा। सर क्या कच्चा देव द्वीप जो है, आप ये कहना चाहते हैं सन 2024 में जब लोकसभा के भारत में इलेक्शन होने, नई सरकार हुकूमत बनने के लिए केंद्र में, ये मौजूदा जो हुकूमत है आगे अच्छे से आए सीटें लेके इंडिपेंडेंटली, जो 400 प्लस का जो इनका टारगेट है, तो क्या ये द्वीप का मुद्दा एक नाव की तरह बीजेपी के लिए काम आएगा साउथ स्पेशली तमिलनाडु में घुसने के लिए, आप ये कहना चाहते हैं क्या? बिल्कुल ठीक कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक ही बात कर रहा हूँ। और देखिए दूसरी बात है कि यहाँ पे कुछ जैसे हमारे फिशरमैन है, उनका इशू चाहते हैं कि जो कच्चा द्वीप के अगर हमको यहाँ पे एक्सेस मिल सके, तो जब वो फिशिंग करने जाते हैं तो यहाँ पे अपने नेट सुखा सके, क्योंकि हमारे पास फिशिंग की बहुत जगह है जहाँ पे हमारे लोग फिशिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो इशू है मेरे हिसाब से टेम्परेरी इशू है, सिर्फ डीएमके और कांग्रेस को बैकफुट पे लाने के लिए। और पीएम मोदी नॉर्मली ऐसे इशू उठाते नहीं है, लेकिन कई बार आपको एक पर्पस के लिए एक इशू उठाना पड़ता है। इलेक्शन जीतना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इलेक्शन जीत के हम ये नहीं कर रहे कि ये इशू उठा करके हम श्रीलंका से रिलेशन खराब कर रहे हो। हम श्रीलंका के साथ रिलेशन अच्छे रखना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि इलेक्शन के बाद कुछ छोटे छोटे इश्यूज होंगे जो हम श्रीलंका के साथ टेकअप कर सकते हैं, ताकि हमारे फिशरमैन को यहाँ पे दिक्कत ना हो सकता है कि हम उनको कोई और जगह दे दें श्रीलंका के फिशरमैन को फिशिंग पकड़ने के लिए, और ताकि हमारे फिशरमैन यहाँ पे फिशिंग कर सके। और दोनों कंट्री देखिए, अगर हमारे नेबर के साथ रिलेशन अच्छे होंगे तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, और अगर रिलेशन खराब होंगे तो हमारे जो दुश्मन बैठे हैं इंडिया के पास, चाइना और पाकिस्तान, वो हमको डिस्टर्ब करते रहेंगे। और हम बिल्कुल नहीं चाहते कि श्रीलंका के साथ हमारे रिलेशन खराब हो। इसी तरीके से नेपाल, भूटान, इनसे भी रिलेशन इंडिया चाहता है कि अच्छे रिलेशन रहें, ताकि हम अपनी अटेंशन दूसरे इश्यूज पे दे सकें। और ये जो कंट्रीज हैं, इनको इंडिया ने हमेशा हेल्प की है। जब श्रीलंका के अंदर क्राइसिस आया था रिसेंटली, जब ट्रैप में पड़ गया था चाइना की वजह से, तो इंडिया ने उसको $4 बिलियन से ज्यादा का लोन दिया था और एसेंशियल आइटम्स भिजवाता रहा। अब इंडिया वहां पे टूरिज्म को
प्रमोट कर रहा है श्रीलंका के अंदर, ताकि श्रीलंका की इकोनॉमी ट्रैक पे आ सके, और इकोनॉमी उनके ट्रैक पे आ भी रही है। सर, कहना आप क्या ये चाह रहे हैं कि कच्चा तीवू जो द्वीप है, ये मुद्दा भले ही मिसेस गांधी ने उठाया था, अब बीजेपी इसको गोद में खिला के पाल पोस के बड़ा करना चाहती है ड्यूरिंग 2024 लोकसभा इलेक्शन। यानी कि दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त है। जिस बीजेपी और कांग्रेस की दांत काटे की कहना चाहिए दुश्मनी चल रही, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं, जब मुद्दा आया तो बीजेपी इस द्वीप के मुद्दे को अपनी गोद में लेके खिलाने और पालने पोसने लगी है। देखिए, मुद्दे का इशू ये नहीं कि मुद्दे को परमानेंटली किया जाएगा। ये मुद्दा सिर्फ उठाया गया है तमिलनाडु के इलेक्शंस के लिए, ताकि बीजेपी को वहां पे स्ट्रेंथ मिल सके, और डीएमके और कांग्रेस जिनके बहुत से एक्शंस ऐसे हैं जो नेशन के खिलाफ हैं, उनको डिफीट किया जा सके। अगर बीजेपी अपना स्टैंड ले पाएगी तमिलनाडु के अंदर, या अपने पैर जमा पाएगी, तो देश की सिक्योरिटी के लिए भी अच्छा होगा। क्योंकि जैसे मैंने बात की डीएमके गवर्नमेंट की, यहाँ पे गालियां देते हैं इनके लीडर्स हिंदुओं को, सनातन धर्म को, और अननेसेसरी ऐसे इशू उठाते हैं जिससे देश की डेवलपमेंट ना हो सके। और ये कोई देश की डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे। आप कांग्रेस को देख लीजिएगा, राहुल गांधी को देख लीजिएगा, जहां देखो राहुल गांधी चाइना के प्लेस करता है, चाहे G20 की समिट हो तब फौरन जाके चाइना के प्लेस करता है, और जब पीएम मोदी यूएस जाते हैं तो वहां भी जाकर के पहले चाइना बैठ करके चाइना के प्लेस करता है, और इनकी मीटिंग के अंदर खालिस्तानी आ जाते हैं, तब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जितने लोग हैं, चाहे आपका डीएमके हो चाहे कांग्रेस हो, ये हिंदुओं को टारगेट करते हैं, और हिंदुओं को टारगेट करके हिंदुस्तान को टारगेट करते हैं, और दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट ये चाहते हैं कि इन गवर्नमेंटों को कमजोर किया जाए, स्पेशली डीएमके की गवर्नमेंट। और आप देखिए दूसरी तरफ आप तेलंगाना के अंदर केसीआर की गवर्नमेंट थी, जहां पे मुस्लिम को प्रमोट किया जा रहा था, वो पावर में चली गई। केजरीवाल भी इसी टाइप के काम करते थे। दिल्ली के अंदर बांग्लादेशियों को फंसा दिया, दिल्ली के अंदर रोहिंग्यास को फंसा दिया, और आज वो जेल में चले गए। क्योंकि आपने नेशन का काम तो करना नहीं है, डेवलपमेंट का काम नहीं करना। आप या तो मस्जिदों को पैसा देते हैं या वक्फ बोर्ड को पैसा देते हैं। दिल्ली की गवर्नमेंट ने 100 करोड़ रुपए दिए वक्फ बोर्ड को, किसी मंदिर को नहीं दिए। और अगर आप साउथ की बात करें, वहां हमेशा कोशिश रहती है कि जितने भी मंदिर है उनका पैसा इकट्ठा होता है, वो गवर्नमेंट लेकर के बांट देती है किसी चर्च को, किसी मदरसे को। तो इन सब चीजों को काउंटर तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, और गवर्नमेंट इसी पे काम करे। मैं आप ही की बात से ले रहा हूं। आपने कहा साउथ के जितने मंदिर हैं उनमें से अधिकांश में जमा धन या दान, सोना चांदी हीरे जवाहरात जो इकट्ठा होता है, वो सब क्रिश्चियन एक विशेष कम्युनिटी में बांट दिया जाता है। देखिए कर्नाटक, हिंदुस्तानी हुकूमत को भी पता होगा तो क्यों नहीं उठा दिया उसने? इसी को भुना लेते हैं अभी इलेक्शन में। देखिए ऐसा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इन इश्यूज के ऊपर, स्टेट इनको कंट्रोल करती है। जैसे कर्नाटका के अंदर 400 से ज्यादा करोड़ पैसे इकट्ठे हुए, उसमें से 325 करोड़ वो उन्होंने दे दिए मस्जिदों को या चर्च को। तो ये इशू है, इसका भी सोल्यूशन होगा मुझे लगता है अगले टेन्योर के अंदर, जब पीएम मोदी पावर में आएंगे, बीजेपी पावर में आएगी। क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ संज्ञान ले चुका है कि इस इशू को उठाना चाहिए। वैसे भी कुछ आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है, एटर्नल इंडिया, जिसके अंदर वो मंदिरों का कंट्रोल चाहते हैं कि इनसे हटा करके या गवर्नमेंट के कंट्रोल से हटा करके वहां के लोकल या किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाए, ताकि वहां का जो पैसा इकट्ठा हो वो मंदिरों पे खर्चा जाए या हिंदुओं पे खर्चा जाए। अगर किसी मस्जिद में पैसा इकट्ठा होता तो क्या किसी हिंदू को दिया जाता है? किसी चर्च में अगर पैसा इकट्ठा तो क्या हिंदुओं को दिया जाता है? वो पैसा खर्चा किया जाता है हिंदुओं के ऊपर चर्चों में, लेकिन उनकी कन्वर्शन के ऊपर खर्च किया जाता है। तो इसीलिए जो पैसा इकट्ठा होता है मंदिरों के अंदर, वो हिंदुओं के वेलफेयर के लिए हो या स्टेट की डेवलपमेंट के लिए हो। लेकिन स्टेट की डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं है कि स्टेट उसको दूसरी चीजों में खर्च करे, और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी संज्ञान ले चुका है, बहुत से जजमेंट दी है और बहुत बार कहा है। और मुझे लगता है कि जब अगला टेन्योर आएगा पीएम मोदी का, तो इसके ऊपर स्पेशल अटेंशन दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि कच्चा तीवू द्वीप जो है उस पर भले ही श्रीलंका ने खामोशी अख्तियार कर रखी हो, लेकिन बीजेपी और तमिलनाडु ये आपस में इनमें गुत्थम गुत्था शुरू हो गई है, और इसका फायदा कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में बहुत जल्दी बीजेपी को मिल सकता है। आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी इसका बेनिफिट ले रही है और लेना भी चाहिए। क्योंकि अगर आप बात करते हैं तमिलनाडु की गवर्नमेंट की, स्टालिन हिंदुओं को गाली देता, स्टालिन, और इसका बेटा उससे भी हिंदुओं को गाली दी है, सनातन धर्म को गाली देते हैं। तो क्यों ना इनको चैलेंज किया जाए, क्यों ना ऐसे लोगों को हटा दिया जाए पावर से।
जो बैठ करके यहाँ पे मेजोरिटी को टारगेट करते हैं, किस इशू के ऊपर? हमारे हिंदू गॉड्स को गाली देंगे, कभी किसी मुस्लिम को तो गाली नहीं दी इन्होंने, कभी किसी क्रिश्चियन को तो गाली नहीं दी, तो हिंदुओं को गाली क्यों देंगे? तो ऐसे लोगों को पावर से हटाने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की, और वही काम किया जा रहा है ताकि इनको कमजोर किया जाए। मतलब मोदी जी ने मुद्दा तो उठाया है, लेकिन किसी जाति विशेष का नहीं उठाया है, जैसे स्टालिन एंड कंपनी उठाती है साउथ में, तमिलनाडु में। उन्होंने मुद्दा कच्चा त्रिभुद्वीप का उठाया और एक इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा है कि उसमें उलझा दिया और इधर अपना काम बीजेपी करके शांति से निकल जाएगी। कहीं कोई धार्मिक पक्षपात का आरोप नहीं लगेगा बीजेपी पे, जैसा कि साउथ में तमिलनाडु में करते रहती है वहां की गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात, यही है, बिल्कुल बात, यही पर्पस। लेकिन सर श्रीलंका खामोश क्यों है इस इशू पे, हालांकि उसने खारिज किया है इन खबरों को? देखिए ऐसा है, श्रीलंका को ही पता है ये इशू क्यों उठाया गया, इलेक्शन के लिए उठाया गया, इसीलिए चुप है। ये तो है नहीं कि इंडिया कच्चा द्वीप को अपने कब्जे में ले सकता है, ना लेगा ना लेने की पर्पज है। लेकिन अगर कहो तो हम और भी बातें कर ले, कैसे जवाहरलाल नेहरू ने देश को नुकसान पहुंचाया। जैसे अब इंदिरा गांधी पे चाह लग रहा है कि इंदिरा गांधी ने एक आइलैंड दे दी श्रीलंका को। अब अगर नेहरू की बात करें तो नेहरू के ब्लंडर्स हैं। जब 1947 में इंडिया का पार्टीशन हुआ था तो बहुत सा एरिया ईस्ट पाकिस्तान का था, वो इंडिया को मिलना था, लेकिन नेहरू वहां विजिट भी किए। नेहरू ने कहा क्या करेंगे, यहाँ दलदल का एरिया क्या लेना करना है, ये तो हमारे लायबिलिटी बन जाएगा, और उन्होंने उसके ऊपर कोई क्लेम नहीं डाला और हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो बांग्लादेश के पास चला गया, नुकसान इंडिया को हुआ। और इसी तरीके से लाहौर सिटी, जहां पे मेजोरिटी हिंदू थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन रहते थे लाहौर के अंदर, वो भी पाकिस्तान को दे दिया, क्योंकि नेहरू को कोई इंटरेस्ट नहीं था, हिंदुओं में कोई इंटरेस्ट नहीं था, और वहां से लोगों के बिजनेस खराब होकर के वो इंडिया के अंदर भाग के आ गए, सब कुछ वहां छोड़ करके। और जिन्होंने पार्टीशन किया था ब्रिटिशर ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास कोई बड़ी सिटी नहीं है तो इसलिए लाहौर उनको दे दो। लेकिन आज लाहौर का बुरा हाल है, वो कोई मेजर सिटी तो है नहीं पाकिस्तान के अंदर। और इसी तरीके से नेहरू ने कश्मीर को नहीं छोड़ा, क्योंकि उनको कश्मीर से प्यार था, लाहौर से प्यार नहीं था, और कश्मीर के लिए थोड़ा लड़े भी। और जब पार्टीशन हुआ उसके बाद एक जगह है मणिपुर के अंदर, काबवा वैली, उसको उन्होंने म्यांमार को दे दिया। दयालु थे ना नेहरू। और उसी तरीके से गवादर पोर्ट जो बलूचिस्तान के अंदर है, वो ओमान के कंट्रोल में था, लेकिन और ओमान ने नेहरू से कहा कि आप ले लो ये गवादर पोर्ट, लेकिन नेहरू ने मना कर दिया और वो पार्ट जो पोर्ट है पाकिस्तान को चला गया। और उसी तरीके से नेहरू ने म्यांमार को कोको आइलैंड वो गिफ्ट कर दी 1948 में एज ए बर्थ गिफ्ट, क्योंकि म्यांमार 1948 में आजाद हुआ था, तो कोको आइलैंड उन्होंने म्यांमार को दे दी। और बाद में यही आइलैंड 1994 में म्यांमार ने चाइना को दे दी लीज पे, और चाइना ने वहां पे अपनी एक टेक्निकल बेस बना ली, और साथ में वहां से चाइना हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर वॉच रखता है। 1960 में नेहरू ने 3 रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स अंडर इंडस वैली ट्रीटी पाकिस्तान को दे दी, इंडस, झेलम और चनाब, और 3 ईस्टर्न रिवर्स सतलुज, ब्यास और रवि अपने पास रख ली, और 80% पानी पाकिस्तान को दे दिया। किस लिए दे दिया? ताकि वर्ल्ड में नेहरू की वाह वाह हो, और नेहरू को स्टैंडिंग ओवेशन दी गई थी इसके ऊपर यूएन के अंदर। एक्चुअली ऐसे लीडर जो होते हैं वो अपनी वाह वाह के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से जब 1962 का वार हुआ था तो चाइना ने 38,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अक्साई चीन का अपने कब्जे में कर लिया। और जब नेहरू से पूछा गया पार्लियामेंट के अंदर कि आप इसके लिए क्या करें, नेहरू ने कहा इस एरिया के अंदर तो घास भी नहीं उगती, तो क्या जरूरत है इसको अपने रखने की। तो एक वहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कहा कि आपके सिर पे तो बाल नहीं है, तो अब सिर भी दे दो अपना। तो नेहरू को वाहवा चाहिए थी, इसलिए नेहरू ने सब चीजें बांट दी। मतलब नेहरू को सर आप बहुत बड़ा दानवीर कहना चाहते हैं उस जमाने का? अगर वो इतने बड़े दानवीर थे, ईमानदार थे, भारत के प्रति वो वफादार थे, तो फिर उनकी लास्ट में अंत समय में इनकी इतनी दुर्गति से अंत क्यों हुआ उनका? मैंने ये तो नहीं कहा कि नेहरू, मैंने ये तो नहीं कहा नेहरू ने हिंदुस्तान के लिए अच्छा किया, शायद आप मेरी बात समझे नहीं। नेहरू ने हिंदुस्तान को बेचा, नेहरू ने हिंदुस्तान की जमीन को दुनिया को बांटा। जी मैं ये सुनना चाहता था। नेहरू ने दुनिया को बांटा बहुत कुछ जो हिंदुस्तान का था। आज हम उसी जमीन के लिए लड़ रहे हैं जो नेहरू ने बांटी थी।
अगर कोको आइलैंड चाइना के पास ना होती तो हमारा म्यांमार और ज्यादा, तो हमारा जो अंडमान निकोबार आइलैंड बहुत ज्यादा सेफ होता। तो नेहरू ना एक्चुअली क्या था कि नेहरू वर्ल्ड को दिखाना चाहता था कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत बड़ा हूँ, बहुत दानवीर हूँ, बहुत दानवीर। तो अब देखिए इंदिरा गांधी का, जैसे मैंने कहा कि 71 में पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए, जबकि पूरा वर्ल्ड पाकिस्तान के साथ। 1974 में सिक्किम को इंडिया के अंदर मर्ज कर दिया, जब वहां पे यूएस घुसने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो वहां का किंग था, उसकी जो वाइफ थी, उसकी वाइफ थी एक अमेरिकन, मिसेस कुक, वो सीआई की एजेंट थी। और जैसे इंदिरा गांधी को पता चला तो इंदिरा गांधी ने सिक्किम को इंडिया से मर्ज करा दिया। और इसी तरीके से सियाचिन, जिसको हमेशा यूएस कहता था कि पार्ट है पाकिस्तान का, और इंदिरा गांधी ने उसी सियाचिन के ऊपर कंट्रोल कर लिया। तो मिसेस गांधी ने एक तो देखिए एशिया का नक्शा चेंज किया, इंडिया का मैप चेंज किया, इंडिया के मैप को बढ़ाया, और अगर मौका मिलता तो इंडिया गांधी पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान को भी ले लेती, लेकिन शायद उनके पास टाइम कम था। सर बहुत देर से आप बता रहे हैं कच्चा द्वीप को लेके कि ये बीजेपी ने एक बहुत बड़ा मसला जो उछाला है, जिसका कि असर कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद होगा तमिलनाडु में, वहां उनको औकात बताने के लिए, बिना किसी मारपीट गाली गलौज के, अभद्रता के। ठीक है, पाकिस्तान सबसे बड़ा मुद्दा होता है। सवाल यह है कि इस वक्त बीजेपी 2024 के इलेक्शन में पाकिस्तान पे कुछ नहीं बोल रही है, एक शब्द नहीं बोल रही है, जबकि पाकिस्तान में सरकार बनने से पहले और बाद में खूब चिल्लाते हैं भारत और कश्मीर को लेके। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए अलग बात करें। अगर आपने उस पर कोई क्वेश्चन करने हो तो बताइएगा, तो उस पर क्या बात होनी है तो करेंगे उस पर। ठीक है, पाकिस्तान के साथ कब बात की जाएगी? ठीक है सर, शुक्रिया बहुत बहुत। ये थे एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद साहब, जो बात कर रहे थे कच्चा द्वीप पे कि आखिर वो मसला 2024 इलेक्शन में अब क्यों उछला है, उसके आगे पीछे का गुणागणित क्या है, अंदर की कहानी क्या है। इसी के साथ आप मुझे और एन के सूद साहब को दीजिए इजाजत। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया बहुत बहुत।